हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, कैसे है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि फ्रिक्शन, जैसे कि फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा विलन है, ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअली बताता हूँ, एक्चुअली फ्रिक्शन ना अपोजिंग फोर्स है ना रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फ्रिक्शन कई जगह अच्छी चीज़ भी है, कई जगह ख़राब चीज़ भी है। और सोचो एक ज़मीन है वो बिल्कुल स्लिपरी है, मान लो कि एक स्टील की ज़मीन है, उसमें मोबिल ऑयल बिखरा हुआ है। ठीक है ना। और आप वहाँ पे खड़े हो और आपको एकदम से दौड़ना है तो आप फिसल जाओगे। ठीक है। तो सच है कि फ्रिक्शन होता तो आप दौड़ पाते। तो सीध सच बात है कि ये चलाता भी है। ठीक है। फिर गाड़ी चल रही है आपकी, है ना, आपकी कार चल रही है और कार ने एकदम से ब्रेक मारे तो ब्रेक रुक जाएगी, तो रोकता भी यही है। और दूसरी बात है, कार को चलाता भी यही है। सोचो कि ये नीचे ज़मीन बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, स्टील की ज़मीन में मोबिल ऑयल बिखरा हुआ, कांच की ज़मीन में मोबिल ऑयल बिखरा हुआ है। अब ये क्या करता है, ये कितना भी आदमी एक्सीलेटर दबा दे, ठीक है, ये पहिए घूमते रहेंगे, चलेगा नहीं। तो चला भी हो रहा है, रोक भी हो रहा है। तो ये बोलने कि वो रोकने वाला है, ये वाला वो वाला, ये सब फालतू बकवास है। तो कुल मिला के फ्रिक्शन क्या है, हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन ये कहना छोड़ दो कि फ्रिक्शन इज़ अ विलिंग, इट इज़ अ अपोजिंग फोर्स और इट इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिक्शन कैन बी एनीथिंग। ठीक है। तो हम लोग फ्रिक्शन की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्या है मैं समझाता हूँ। हम लोग बोलते हैं कि देखो, द टोटल फोर्स बिटवीन, ये पहला पेज है, टू सरफेसेस, कोई भी दो सरफेस का जो टोटल फोर्स होता है इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। मैं इसको बड़े एफ से दिखा देता हूँ। ठीक है। इट्स कॉम्पोनेंट पैरेलल टू सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन and perpendicular to surface is called normal reaction. तुम बोलो क्या, मैं बोलूँगा देखो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, ये मान लो ज़मीन पर एक कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। और ज़मीन पर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ, तो हुआ क्या कि मान लो इधर की तरफ चल रहा है, तो इस पर बेसिकली फ्रिक्शन लगता है, नॉर्मल लगता है। ध्यान रखना ये दोनों इसी लग रहे हैं क्योंकि सरफेस है, कांटेक्ट होगा दोनों लगेंगे। तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि ज़मीन बेसिकली एक फोर्स लगाता है, कांटेक्ट फोर्स। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जो सरफेस के पैरेलल होता है फ्रिक्शन है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, काम खत्म। तो कुल मिला के हम लोग सिंपल सी बात कर सकते हैं, द टोटल फोर्स बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, इट्स कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये वाला सरफेस के पैरेलल और जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल है। तो कुल मिला के बहुत सिंपल शब्दों में वही है कि फ्रिक्शन इज कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो नॉर्मल हो गया। बिल्कुल सिंपल डायरेक्शन डेफिनेशन। ठीक है ना। अच्छा, अब फ्रिक्शन ये हो गया। अब बात है फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस है ये, तो इसमें लगेगा किधर, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो लगेगा किधर ये हम धीमे धीमे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखना कि फ्रिक्शन चाहता क्या। तो फ्रिक्शन wants that molecules should remain साथ साथ। फ्रिक्शन ये चाहता है कि मॉलिक्यूल साथ साथ रहें। ठीक है। इट ओपोजेस स्लिपिंग और रिलेटिव मोशन। ये चाहता है कि स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है। अब तुम कहोगे इसका मतलब क्या हो, मैं बोलूँगा देखो सिंपल है। फ्रिक्शन चाहता है, जैसे मान लो कि ये दो सरफेस हैं। अब देखो इसके नीचे कुछ मॉलिक्यूल हैं और इस सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल हैं। अब बॉक्स के ये मॉलिक्यूल और सरफेस के मॉलिक्यूल कांटेक्ट में, ये चाहता है दोनों साथ साथ रहें। अब सोचो अगर मान लो ये कोई बड़ा सा डब्बा है, इस पर कोई आदमी फोर्स लगाए तो ये नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, आदमी ने लगाया 100 न्यूटन, नीचे फ्रिक्शन लग गई 100 न्यूटन, तो कैंसिल हो गया, नहीं चला। भाई नहीं चलने का मतलब क्या है, नहीं चलने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो इसका मतलब ये फोर्स कहीं कैंसिल हो रहा है, वो किसने, फ्रिक्शन ने कैंसिल किया। तो फ्रिक्शन चाहता है मॉलिक्यूल साथ रहे। अब ऐसे ही मान लो कि इसको बहुत तेज धक्का देकर किसी ने चला दिया। जब किसी ने चला दिया तो वो कह रहा है कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल पे स्लिप कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों साथ साथ रहें।
ये फ्रिक्शन स्लिपिंग चाहता नहीं, फ्रिक्शन चाहता है, ध्यान रखना। फ्रिक्शन दुश्मन है, किसका दुश्मन है? स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन का। फ्रिक्शन इज दुश्मन ऑफ, फ्रिक्शन इज दुश्मन खास, बहुत बड़ा दुश्मन है, ऑफ स्लिपिंग और रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन है स्लिपिंग, है ना। रिलेटिव मोशन मतलब जैसे मान लो एक चीज़ सोचो यार कि अब ऐसे सोचो कि ये कोई सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक है, मान लो ट्रेन का डब्बा है। अब ट्रेन 100 पे चल रही है तो ये भी डब्बा 100 पे चल रहा है, इस फर्श भी 100 पे, तो यहाँ कोई रिलेटिव मोशन नहीं, यहाँ कोई स्लिपिंग नहीं। रिलेटिव मोशन मतलब इसके देखने से इसकी कोई मोशन नहीं। लेकिन इसको किसी इंसान ने क्या किया, इसको किसी इंसान ने पैर से धक्का मार दिया, ठीक है ना, और ये एकदम से 110 पे हो गया। अब 110 पे ये और ये 100 पे, तो ये रिलेटिव मोशन होगी, क्योंकि इसके देखने से इसकी वेलोसिटी 10 होगी। तो फ्रिक्शन को मोशन से दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन से दिक्कत है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन आ गई, क्यों? ये रुके पड़े, ये 10 से चल रहा है। अब फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोकेगा, और इसको रोकेगा तब तक रोकेगा जब तक ये क्या हो जाए, ये स्टैटिक हो जाए। तो फ्रिक्शन तभी मज़े में होता है, फ्रिक्शन को तभी अच्छा लगता है जब मॉलिक्यूल्स में कोई स्लिपिंग ना हो, ठीक है। तो फ्रिक्शन स्लिपिंग रोकना चाहता है, ठीक है। फ्रिक्शन का एक ही काम है कि वो स्लिपिंग रोकना चाहता है, ठीक है। आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। कि फ्रिक्शन कितने प्रकार की होती है? फ्रिक्शन 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक, इसको हम एफ, फ्रिक्शन को छोटे एफ से दिखाता हूँ मैं, एक छोटा सा एस लगा दिया। दूसरा होती है काइनेटिक, ये एन है, इसको एफ छोटे के से दिखा दिया। तो स्टैटिक होगी, काइनेटिक होगी, स्टैटिक होगी, काइनेटिक होगी, ठीक है ना। अब ये तब लगती है जब नो स्लिपिंग, जब कोई स्लिपिंग नहीं होती, जिस समय कोई स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन नहीं होती। और काइनेटिक कब लगती है? जब स्लिपिंग होती है, ठीक है। मतलब जब 2 चीज़ें रगड़ेंगी तो काइनेटिक लगेगी, नहीं रगड़ेंगी तो नहीं लगेंगी। तो जब रगड़ेंगी तो काइनेटिक लगेगी, जब नहीं रगड़ेंगी तो स्टैटिक लगेगी। तुम बोलोगे सर बिना रगड़े फ्रिक्शन कैसे हो सकती है? अरे भाई हो सकती है, होती ही है। फिर हम बोल रहा हूँ देखो भाई, ये कोई बड़ा सा डब्बा है, ये कोई आदमी है, ये धक्का लगा रहा है इस पर, ठीक है भाई। अब इस आदमी ने वही बात है 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये नहीं चली। अब ये क्यों नहीं चली? कोई इसमें नेट फोर्स जीरो क्यों? तो कुल मिला के कि चीज़ चल रही है तो ही फ्रिक्शन लग सकता है, चीज़ रुकी है तो ही फ्रिक्शन लग सकता है। मैं फिर बता दूं कि ये चीज़ मान लो चल रही है ना, मान लो 10 मीटर पर सेकंड पे, तो फ्रिक्शन है ही। लेकिन अगर ये चीज़ रुकी है और आप इसको धक्का लगा रहे हो और ये धक्का पे भी नहीं चल रही, मान लो आपने 100 न्यूटन का धक्का लगाया, नहीं चल रही, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन 100 न्यूटन होगी, तभी तो नहीं चल रही। तो रुकी पर भी बिना स्लिपिंग के भी फ्रिक्शन लग सकता है, स्लिपिंग पे भी फ्रिक्शन लग सकता है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन जो स्लिपिंग पे लगे, है ना, उसको बोलते हैं अपन लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो है ना समझो जो रगड़ने पे लगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, और जो बिना रगड़ने पे लगे वो क्या होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम एक एक करके दोनों फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं छोटा मोटा। तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो चर्चा ए, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की चर्चा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों, मैं समझाता हूँ। चर्चा स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा है कि क्या क्या होता बता रहा हूँ। तो एफ एस एक्ट्स व्हेन नो स्लिप, जब स्लिपिंग नहीं होती तब चलता है, स्लिपिंग लिख दो भैया, ठीक है। दूसरा, इट्स मैक्स वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एफ एल। अब तुम बोलोगे कि ये कहाँ से नई चीज़ आ गई, मैं बोलूँगा देखो ऐसा है कि ऐसे सोचो कि ये कोई बॉक्स है, अब आप इसको धक्का दे रहे हो। अब मान लो आपने इस पर 50 न्यूटन धक्का दिया, तो फ्रिक्शन लग गई 50 न्यूटन, मान लो नहीं चला। तो इधर मैं अप्लाइड फोर्स लिख रहा हूँ, इधर फ्रिक्शन लिख रहा हूँ, तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन।
तो अगर आप धक्का 10 दोगे फ्रिक्शन भी 10 लगेगी, धक्का 20 दोगे फ्रिक्शन 20 लगेगी, धक्का 30 दोगे फ्रिक्शन 30, मान लो नहीं चल रही, मान लो 50 से 50, मान लो 90 पर 90। अब ऐसा थोड़ा ही कभी चलेगी नहीं, एक लिमिट पे चलेगी। मान लो ये 100 तक नहीं चलती है, तो जब आप 100 दोगे फ्रिक्शन भी 100 लगेगा। लेकिन मान लो ये 100 के जस्ट बाद मान लो 100.1 पे चल जाती है, ठीक है ना, सही में। तो इसका मतलब कि इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है रुके हुए बिना फिसले वो 100 है। तो वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जहाँ तक वो रुक सकती है, जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं होती, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि लिमिटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टैटिक। जैसे मान लो लिमिटिंग 100 है तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो होगा 0 से 100 तक कुछ भी हो सकता है। चले भाई आगे चलें। तीसरी बात, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाई it is called a self adjusting force। अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो होता है वो ज़रूरत के हिसाब से होता है, ठीक है। इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। तुम बोलोगे समझा नहीं, मैं बोलूँगा बहुत सिंपल है। सोचो, मान लो कि ये एक बॉक्स है, आपने 50 न्यूटन यहाँ लगाया, ये नहीं चली तो 50 न्यूटन इधर लग गया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब सोचो कि आपने 50 न्यूटन यहाँ से लगाया और ये नहीं चली तो 50 न्यूटन यहाँ लग गया। समझ बात, मतलब आप राइट लगाओगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट, आप लेफ्ट लगाओगे फ्रिक्शन राइट। अगर आपने 50 की जगह 60 लगा दी, नहीं चलती तो फ्रिक्शन 60 है। तो आप देखो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये ज़रूरत के हिसाब से, आप 50 ये 50, आप 60 ये 60, आप 70 ये 70, ऐसे आपका लेफ्ट फोर्स इसका राइट फोर्स, मतलब ये अपने हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज़रूरत के हिसाब से सेटल करता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है। अब चलते हैं आगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा मुश्किल से एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, एग्ज़ाम नहीं एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई गिव यू मुश्किल एग्जाम्पल। देखो, तो मुश्किल एग्जाम्पल ऐसा है, पेज नंबर 3, कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। देन what is direction of friction on the front and rear wheel। एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। फ्रंट व्हील ड्राइव कार का मतलब ये होता है कि उसका जो इंजन है वो अगले पहिए को चलाता है। अगले पहिए को चलाने का मतलब ये हुआ बच्चों कि मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये हुआ कि ये आपके पास कार है, ठीक है। अब इसका जो इंजन है जो भी है वो इस पहिए को चलाता है। ये तो उसके कारण चलता है क्योंकि ये चलता है इसलिए चलता है। मतलब अगर आप इसको हवा में उठा लो क्रेन से किसी और आप इसका इंजन चालू करो तो केवल ये पहिया चलेगा, ये पहिया नहीं चलेगा। हालांकि ज़मीन पर रखोगे तो ये चलेगा, तो ये आगे बढ़ेगी तो इसको भी चलना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना इंजन केवल इसको चलाता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स, ठीक है। आगे वाली और पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी ये हमको देखना है। तो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल है, देखते हैं। तो फ्रंट व्हील कार ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव का स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन फ्रंट एंड रियर व्हील्स, ठीक है। तो देखते हैं, ये कार, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कभी भी जानना है कि किसी चीज़ की क्या अहमियत है तो उसको गायब कर दो, ठीक है ना। टू नो द अहमियत, अहमियत बोलो तो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, वी कैन रिमूव दैट थिंग। अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है। अब जैसे कि मान लो आप बचपन से रोज़ खाना खाते हो, वो देखना है कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो एक काम करो, आप देखना चाहते हो आप खाना क्यों खाते हो तो आप खाने को हटा दो,
तो आप क्या करो, कुछ मत खाओ। कुछ नहीं खाओगे तो पहले आपको थका थका लगेगा, फिर भूख भूख लगेगी, फिर धीमे धीमे आप कंकाल बन जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। सही। तो अगर आपको किसी इंपॉर्टेंस देखनी तो उसको हटा दो, ठीक है। अब समझ लो ना, ऐसी पानी की इंपॉर्टेंस देखनी, पानी गायब कर दो। माँ बाप की इंपॉर्टेंस देखनी, माँ बाप गायब कर दो, मतलब मर्डर मत करो, कुछ दिन से दूर चले जाओ, ठीक है। भाई बहन की इंपॉर्टेंस देखनी है तो भी उनको मर्डर मत करो, दूर चले जाओ। अब आपको ये देखना है कि क्या होता है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना होती तो क्या होता। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि नीचे की ज़मीन फ्रिक्शनलेस कर दी, ठीक है। अब आपने नीचे की ज़मीन फ्रिक्शनलेस कर दी, अब आपने क्या किया कि एक्सीलरेटर दे दिया, हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ, आप देखोगे ये पहिया चलेगा और बहुत तेज़ चलेगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि ये पहिया जितने एक्सीलरेटर में ज़मीन सड़क पे चलता, मान लो कि सड़क पर उतनी एक्सेलरेशन में, मान लो 1000 RPM है, 100 RPM मान लो, तो अगर आप बिना फ्रिक्शन के चलाओगे तो ज़्यादा RPM ले जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात। आप ऐसा समझ लो जैसे कि मान लो एक साइकिल है, ठीक है, और मान लो एक साइकिल को हवा में उठा लो, नीचे ज़मीन पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ है ना, और हवा में उठा के उसको पैडल मारो तो उतनी पैडल में बहुत तेज़ चलेगी। तो ऐसे ही होगा, ये मान लो आप ऐसे समझ लो कि फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये तेज़ चलेगा और ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चलता है इसलिए कोई गाड़ी आगे बढ़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फ्रिक्शन हटा लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट देयर बी नो फ्रिक्शन। तो इन केस ऑफ नो फ्रिक्शन, मान लो फ्रिक्शन नहीं होती, ठीक है, डायग्राम बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अच्छे बना सकता हूँ, लेकिन कौन दिमाग लगा। मान लो फ्रिक्शन नहीं होती, तो ये मैं हैंडल बना रहा हूँ कि ताकि ये दिखे कि ये सामने वाला है, ये आगे वाला ड्रे है ना, तो ये चलता मान लो 100 RPM से और ये चलता 0 RPM से। आप इसको फ्रिक्शनलेस ज़मीन पर हवा में उठा लो, सबसे बेस्ट, ठीक है। अब देखो कि अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता। तो आप क्या करते कि अगर फ्रिक्शन होता, इफ़ यस फ्रिक्शन, ठीक है, अगर फ्रिक्शन होता तो नेचुरल सी बात है उतने एक्सीलरेटर पे ये कम चलता। तो ये चलता मान लो 50 RPM पे और इसको भी उतना ही बढ़ना पड़ता। तो दोनों अगर पहिए बराबर हैं तो दोनों की RPM सेम होती। अब हालांकि एक पहिया बड़ा एक पहिया छोटा है तो बड़ा पहिया कम चलेगा, छोटा पहिया ज़्यादा चलेगा, लेकिन अगर दोनों पहिए बराबर हैं तो दोनों को बराबर ही चलना है। अगला पहिया 1 किलोमीटर चलेगा, दूसरा पहिया पिछला पहिया भी 1 किलोमीटर चलेगा, दोनों पहियों का साइज़ बराबर है, दोनों का RPM सेम होगा। अब देखो हुआ क्या कि फ्रिक्शन ना होने पे ये है, फ्रिक्शन होने पे ये है। तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन ने क्या चीज़ें बदली। फ्रिक्शन ने क्या किया, इसको 100 का 50 पे किया, इसको 0 का 50 पे किया। तो फ्रिक्शन का यूज़ क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। फ्रिक्शन ने किया क्या, लेट मी एक्सप्लेन। फ्रिक्शन ने ऐसा किया कि फ्रिक्शन ने क्या किया, तो फ्रिक्शन ने ऐसा किया कि ये पहिया 100 पे चलता, ये पहिया नहीं चलता। इस 100 वाले को कर दिया 50 RPM पे और इसको भी कर दिया 50 RPM पे, ठीक है, समझ बात। तो ये तब जब फ्रिक्शन नहीं था, ये तो जब फ्रिक्शन था। ये मान लो ज़मीन पे ही है, बस मैं दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूँ। अब ये सोचो कि इस ऊपर इस पहिए को धीमे करने का तरीका क्या है। मान लो ये आगे वाला पहिया है, मुझे बताओ ये तेज़ चल रहा था, अब फ्रिक्शन या तो आगे लगेगी पीछे लगेगी। अब मुझे बताओ ये 100 वाला फ्रिक्शन लगने से 50 पे नाचने लग गया। अब मुझे बताओ अगर इस पहिए पे अगर आप फ्रिक्शन पीछे लगता, आप सोचो ये पहिया घूम रहा है 100 पर, अगर आप पीछे लगाओ फोर्स खटाक खटाक तो ये तो और तेज़ हो जाएगा। तो ये तो उसको धीमे, ये तो उसको तेज़ कर देता। लेकिन अगर आपने उस पर फोर्स आगे लगा दिया तो वो देखो बिना फ्रिक्शन के 100 पे चलता, वो 100 पे चला तो फोर्स आगे लगा तो धीमा हो जाएगा। तो उसको धीमा करना है तो उसका एक ही तरीका है कि फ्रिक्शन कहाँ लगा दो, आप आगे लगा दो, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे, ठीक है, ताकि वो धीमा हो जाए। अब पीछे देखो चल ही नहीं रहा था, फ्रिक्शन नहीं तो चल ही नहीं रहा था, हवा में उठा लो कहाँ चलेगा, ये चलने लग गया। तो इसका मतलब क्या है, जो पिछला पहिया है वो चलने लग गया, तो अब बताओ उससे फ्रिक्शन पीछे ही आ गए। तो नेचुरल सी बात है भाई, ये इसको चलाना है तो ये तो चल ही नहीं रहा था ना। देखो इसको तो 100 का 50 धीमे करना है, इसको तो 0 से 50 चलाना है। तो इसको चलाने के लिए सिंपल सी बात है, ऐसे चलाना है तो उससे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, ठीक है ना। ये नहीं लगेगा क्योंकि ये उसको चलाएगा,
ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, आगे वाले पहिए पे आगे, पीछे वाले पहिए पीछे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आगे वाले पहिए फ्रिक्शन F1 है, पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन F2 है, तो F1 को F2 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसको आगे ले जाना है। देखो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो आगे ले जाने का एक ही तरीका है, F1 F2 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझे हो तो आप एक बार खुद इसको दोबारा देख लेना। सेम अगर रियर व्हील ड्राइव होगी, है ना, तो सेम इस तरह से इन केस ऑफ रियर व्हील ड्राइव, इन केस ऑफ रियर व्हील ड्राइव ऐसा होगा कि जब आप स्टार्ट करोगे, ऑन स्टार्टिंग जब स्टार्ट करोगे तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और F1 F2 से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो इंजन है वो पीछे वाले को पावर दे रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं आगे। पेज नंबर 4 हो गया, अब चलते हैं पेज नंबर 5। हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो स्लिपिंग पे लगती है, तो इट एक्ट्स ऑन स्लिपिंग। ठीक है, दूसरी बात, अब ये बात आप अभी चाहे तो पढ़ के भूल जाओ, ठीक है, बाद में देख लेंगे। इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन नॉर्मल रिएक्शन। इसको अभी हम भूल जाएंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, और its direction is opposite to relative velocity. Seen by the body applying friction. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, सुनना आराम से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सपोज़ कि ये एक बॉडी है, ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब ज़मीन इस फ्रिक्शन लगा रही है, तो देखो ज़मीन तो रुकी पड़ी है। अब ज़मीन के देखने से ये कितने से चल रहा है, 20 से, तो ज़मीन को लगेगा इसकी वेलोसिटी आगे है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगी, पीछे। सिंपल, जिधर वेलोसिटी उसको उल्टी फ्रिक्शन। ठीक है ना, मतलब जिधर वेलोसिटी दिखेगी फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट दिखेगी। ठीक है, जिधर वेलोसिटी दिखेगी फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट दिखेगी। ठीक है, चलो भाई, ये तो सिंपल है, कोई भी समझ सकता है। अब दिक्कत अभी मान लो एक मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा केस लेता हूँ। सपोज़ कि मान लो कि मेरे पास ऐसा दे रखा है कि ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और नहीं ये कर लो 10 मीटर पर सेकंड से, ये 4 मीटर पर सेकंड से। अब फ्रिक्शन देखना, तो ये ए है, ये बी है। अब देखो ज़मीन की बात करते हैं, ये ज़मीन है, ज़मीन को क्या दिख रहा है कि वो आगे चल रहा है, तो ज़मीन क्या करेगी, उसे फ्रिक्शन लगाएगी पीछे, क्योंकि ज़मीन के देखने से आगे चल रहा है। इसको F1 बोल देते हैं। अब आगे देखना, समझना, बी से देखो, बी के देखने से ए की वेलोसिटी 6 पीछे। देखो बी जब ए को देखेगा तो देखने वाला क्या करता है, अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देता है, मतलब माइनस करता है, तो मतलब उल्टी करके जोड़ता है, तो बी अपनी वेलोसिटी 10 पीछे कर देगा। तो ये 4 चल रहा है 10 से, तो इसको लगेगा पीछे जा रहा है 6 से। ऐसे भी सोचो ना यार, जैसे मान लो एक चीज़ 4 से चल रही है, एक चीज़ 10 से चल रही है, तो 1 सेकंड बाद ये 4 चलेगा 10 चलेगा, तो इसको लगेगा 6 पीछे हो गया। तो वही बात है, ये अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देगा, तो इसको लगेगा इसकी वेलोसिटी 6 पीछे है, तो बी कहेगा ये 6 पीछे चल रहा है, तो बी से फ्रिक्शन कहाँ लगा देगा, आगे की तरफ। इसको बोलते हैं F2। ये F2 है वो ऑन ए बाय बी। ठीक है, ये वो फ्रिक्शन है जो ए पर बी द्वारा लग रहा है।
ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन क्या होता है कि बी ने ए पर लगाया आगे, तो ए बी पर कहाँ लगाएगा, पीछे। उसी फ्रिक्शन को हम पीछे कर देते हैं F2, ठीक है। तो बी ने ए पर आगे लगाया, ए बी पर पीछे लगाया, तो कॉमन सेंस है। ऐसे देखो, जैसे ज़मीन है, ज़मीन पर ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, तो ज़मीन इस पर पीछे लगा रहा है, तो ज़मीन पर ही आगे लगाएगा। ये ऑन ज़मीन बाय बी, ठीक है। तो ज़मीन पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, ठीक है। आई यू अंडरस्टैंड। तो ज़मीन इसे पीछे लगाएगी, ये ज़मीन पे आगे, ऐसे बी ए पर पीछे लगाएगा, नहीं बी के हिसाब से ये पीछे चल रहा है, तो बी ए पर आगे लगाएगा, ए बी पर पीछे लगाएगा। ये ऐसे भी देख सकते हो, ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी 6 आगे दिखेगी, तो ए कहेगा बी 6 आगे चल रहा है, तो 6 पीछे लगा देगा। उसके हिसाब से 6 पीछे नहीं, मतलब फ्रिक्शन पीछे लगा देगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे, पेज नंबर 6। ठीक है, और देख लो भाई, जैसे मान लो कि हम 3 ब्लॉक ले लेते हैं। मान लो ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। ये मान लो चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है मान लो 8 मीटर पर सेकंड से। अब देखो भाई फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी। ज़मीन जो इस पे लगाएगा, ज़मीन के हिसाब से 10 से आगे चल रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगी पीछे। ये ज़मीन पे आगे लगाएगा, तो इसको लिखते हैं A B C, ठीक है। तो F1 वो है जो क्या है बच्चों, F1 वो है जो बाय ए ऑन ज़मीन, मैं लिख नहीं रहा, समझ रहे हो आप। अब बात करते हैं ए के साथ। ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी 2 आगे होगी, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा पीछे, इसको लिखते हैं F2। और ए ने बी पे पीछे लगाया, तो बी ए पे आगे लगाएगा, ठीक है। ये F2 वो है ऑन बी बाय ए। तो समझना फिर बात, ए ने देखो बी ए के हिसाब से भी 2 से आगे चल रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे, तो इस पर फ्रिक्शन आगे, ठीक है। अब बात करते हैं बी के हिसाब से। तो बी अपनी वेलोसिटी पीछे जोड़ेगा, तो बी को लगेगा सी पीछे आ रहा है 4 से, तो बी सी पर फ्रिक्शन कहाँ लगा देगा, आगे। इसको बोल देते हैं F3, ठीक है। तो बी ने सी पर फ्रिक्शन कहाँ लगाई, आगे, और ऐसे ही सी बी पर फ्रिक्शन कहाँ लगा देगा, पीछे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी फ्रिक्शंस की, ठीक है। आई होप दे आर क्लियर टू यू। अगर पेंसिल से नहीं दिख रहा तो मैं लिखता हूँ F1 F2 F2 F3 F3, ठीक है। तो आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। जिधर वेलोसिटी दिखे उसको उल्टा लगा दो, ठीक। अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक मान लो कोई बेल्ट है, ठीक है। तो ये मान लो कोई कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट समझ तो जिसपे फैक्ट्रीज वगैरह में सामान आगे जाता है, या फिर एयरपोर्ट पे लगी होती है, एयरपोर्ट पे। मान लो ये चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से। अब इस पर आपने क्या किया, एक चीज़ को 3 मीटर पर सेकंड से धक्का दे दिया, ठीक है ना। तो मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ठीक है। या बेहतर इसको नॉर्थ कर लो, इसको ईस्ट कर लो, ठीक। अब तरीका क्या है कि ये बेल्ट ही इस पर फ्रिक्शन लगाएगा, तो वही कांटेक्ट में ब्लॉक में सी हो आएगा, तो इस पर बेल्ट फ्रिक्शन लगाएगी। तो बेल्ट की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी, जिधर उसको वेलोसिटी दिखेगी उसका उल्टा। तो जब बेल्ट इस ब्लॉक को देखेगी, बेल्ट ने ब्लॉक को देखा, तो बेल्ट कहेगी ब्लॉक तेरी वेलोसिटी 3 इधर है, लेकिन मेरे देखने से मैं तेरे अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ूंगी। रिलेटिव का ही फंडा होता है, आप अपनी वेलोसिटी माइनस कर दो या फिर उल्टा करके जोड़ दो, क्योंकि देखो a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, तो आपने वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ दी, माइनस करने का मतलब ये। तो आपको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी इधर है, ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो आपको लगेगा वेलोसिटी इधर है, तो आपको लगेगा वो इधर चल रहा है। तो अगर वो इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, उसका ठीक उल्टा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब अगर ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना है, थीटा है। तो फ्रिक्शन जो होगी वो इधर लगेगी, इधर मतलब कि जैसे मान लो ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके साउथ है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में लगेगी। अब एंगल कैसे निकालेंगे, सिंपल है। टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा आपके पास सामने 3 है, ये 4 है, तो टेन थीटा हो गया आपके पास 3/4। 3/4 का मतलब थीटा कितना हो गया, 37 डिग्री,
37 डिग्री हो गया। तो थीटा 37 डिग्री हो गया, तो ये थीटा 37 है तो ये भी थीटा 37, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इज 37 डिग्री, है ना, ईस्ट से साउथ की तरफ, ईस्ट टू साउथ, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट से साउथ हो गया आपका आंसर, ठीक है। जिधर रिलेटिव वेलोसिटी उसको ठीक उल्टा लगा दो, ठीक है बच्चों। ओके बाय।